हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठक क्लासेस। कैसे आप लोग? माय नेम इज मजूद पाठक और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है एंगुलर प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन थ्रोन डाउनवर्ड्स। ठीक है, देखिए ये क्लास 11 के फिजिक्स का सेकंड जो चैप्टर है मोशन इन द प्लेन, उसके अंडर आता है ये टॉपिक। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस में अपलोड करके रखा है मैंने पहले भी, जैसे एंगुलर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, एंगुलर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। इसके ऊपर मैंने पहले काफी सारे वीडियोस बना के रखे हुए, अब चाहे तो वो सारे देख सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन। इसका मतलब है एंगुलर प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को ऐसे थ्रो कर रहे हो, वो ऐसे एक पैराबोला का एक शेप बना के फिर जाके गिरेगा। ठीक है, ग्राउंड को या जहां पे भी है, जिस सरफेस पे भी काम कर रहे हो उसको जाके टच करेगा। आज का जो ये काम है ये हम एक इंक्लाइंड प्लेन पे करेंगे। इंक्लाइंड प्लेन मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं है, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, मान लीजिए आपका ए बी सी है और ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जिसको आप बीटा मान सकते हो, थीटा मान सकते हो, अल्फा ओमेगा व्हाटएवर जो आपको सूटेबल लगे। ओके, अच्छा देखिए इस टॉपिक को हम एक्चुअली दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि आप यहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकते हो, यहां पे जाके गिरे, या तो आप यहां पे खड़े होकर थ्रो कर सकते हो, यहां पे जाके गिरे। दोनों टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर अप नहीं करेंगे, मैं इसको तोड़ के दो अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। आज का जो वीडियो है वो है थ्रोन डाउनवर्ड। उसका मतलब है मैं ऊपर से खड़े होकर थ्रो करूंगा, वो नीचे जाके गिरेगा। और जो नीचे से ऊपर का है वो आज की वीडियो में नहीं होगा, वो अगला वीडियो मिल जाएगा, उसके लिंक्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। ओके, व्हाट द पॉइंट, ये आपका मान लीजिए ग्राउंड है जिसके ऊपर रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, अब देखिए आपने यहां से स्टार्ट किया है, ये मान लीजिए आपका ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट आप x0 y0 मान सकते हैं, जिसको आप 0,0 भी इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन है। अच्छा, अब ये आपका वर्टिकल एक्सिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको आप एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। ओके, देखिए अब आपने इसको यहां से थ्रो किया लाइक दिस विद एन इनिशियल वेलोसिटी व्हाट u। ओके, अब ये इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ मान लीजिए एंगल बना रहा है अल्फा। ये इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। और देखिए अगर यहां पे एंगल बीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी क्या आएगा, बीटा आएगा। वाई? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये जो आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, इस सरफेस के साथ यू एंगल क्या बना रहा है, अल्फा प्लस बीटा। अब इस u को अगर मैं रिजॉल्व करता हूं तो इसका u का एक ऐसा कंपोनेंट इस साइड आएगा जिसका आप नाम दे सकते हो u cos अल्फा प्लस बीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इधर के साइड, इसको आप कह सकते हो u sin अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब जैसे देखिए हम आमतौर पे क्या होता है, हमारा सरफेस जो होता है वो ग्राउंड होता है। ठीक है, तो ग्राउंड को हम हॉरिजॉन्टल मानते हैं, उसके ऊपर खड़े हुए लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइन को हम वाई एक्सिस मानते हैं। अब मेरे लिए क्या है, ये जो तुम्हारा इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज लाइक द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। तो इस वजह से ये मेरा, अगर साइन कन्वेंशन की बात करें कि जब इन टॉपिक्स को हम करते हैं तो बेसिकली क्या होता है बेटा, हमें एक साइन कन्वेंशन लेना होता है कि ऊपर का प्लस होगा कि नीचे का माइनस होगा, इधर का प्लस होगा कि इधर का माइनस होगा, मतलब डायरेक्शन को हम किस तरह से किस साइन कन्वेंशन में प्रेफर करेंगे। तो अभी मेरा जो सरफेस है वो ये नहीं है, वो ये है। इसका मतलब है इट इज समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस। पहले अगर मैं ग्राउंड पे करता तो तब मेरे लिए ऐसा होता था कि दिस इज लाइक एक्स एक्सिस, दिस इज लाइक वाई एक्सिस। अभी मेरे लिए ये सरफेस है, तो एक वाई एक्सिस ऐसा है और ये मेरे लिए भी एक्स एक्सिस है, मतलब दिस इज लाइक द सरफेस ऑन व्हिच आई एम वॉकिंग राइट नाउ। ओके, पहले ग्राउंड में होता तो यहां पे मेरा ग्राउंड सरफेस होता, अभी इंक्लाइंड प्लेन मेरा सरफेस है, तो ये मेरा सरफेस है, उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। दिस इज लाइक द एक्स एक्सिस, दिस इज लाइक द वाई एक्सिस फॉर दिस ग्राउंड। इधर का जो डायरेक्शन है उसको मैंने ले लिया प्लस, इधर का ले लिया माइनस, ऊपर का लिया प्लस, नीचे का लिया माइनस। प्लस ऐसे ही लेना होता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। देखो आप इधर का माइनस, उधर का प्लस, ऊपर का माइनस, नीचे का प्लस, इधर का प्लस, इधर का माइनस, ऊपर का प्लस, नीचे का प्लस, आपको जैसे लेना है ले सकते हो। साइन कन्वेंशन कोई हार्डकोर रूल नहीं होता कि मैंने जैसा बोल दिया वैसे लेना है, आपको जैसे लेना है लो, मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं। लेकिन अल्टीमेटली आपका आंसर मेरा आंसर या आपका फॉर्मूला मेरा फॉर्मूला एक ही आएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन की यही खासियत होती है कि आपको जैसे लेना है लो, वो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपने ले लिया, मेरे को जैसे लेना है मैं ले लूंगा, लेकिन तुम्हारा मेरा आंसर एक ही आएगा। ओके, तो उसको लेके चिंता मत करो कि मैंने ऐसे लिया तो किसी दूसरे बुक में आपको दूसरा दिख रहा है, उसने अपने कन्वीनियंस से लिया होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे थ्रो किया, अब उस हिसाब से देखिए u cos अल्फा बीटा इस साइड में है, अब इधर का डैश मैंने क्या लिया है, प्लस। ठीक है, तो जहां जहां पे भी इसको यूज करके हम प्लस पे लेंगे। u sin अल्फा प्लस बीटा ऊपर के साइड है, ऊपर इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर।
लाइक दिस, तो उसका भी वैल्यू क्या लेंगे, जहां जहां भी इसको यूज करेंगे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब एक चीज है बेटा, देखो यहां पे ग्रेविटेशन का खेल होता है, हमें यह भी पता करना पड़ेगा जी का डायरेक्शन क्या होगा। उससे पहले अगर आपको मैं एक चीज समझा देता हूं, अगर आपको लाइन्स एंड एंगल्स नहीं आते तो आप सुन लो, काफी सारे बच्चे पूछते हैं ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कहा जाता है, ग्रेविटेशन पुल जो होता है वो हमेशा बेटा कहां लगता है, नीचे के साइड लगता है। इतना आपको पता ही होगा, वेट जो होता है वो नीचे की साइड लगता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहां लगेगा, नीचे के साइड लगेगा। अब मान लीजिए ये एंगल अगर आपका बीटा है, था ना यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये आपका बीटा है, तो अगर मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं, ऐसे एक लाइन खींचता हूं, यहां से एक लाइन खींचता हूं, तो अगर बेटा ये बीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एंगल बीटा है, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये बीटा है तो बेटा ये भी एंगल आपका बीटा है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, गॉट द पॉइंट। अच्छा, और एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए ये एंगल आपका 1 है, ये एंगल आपका 2 है, एंगल बीटा एंगल, और ये मान लीजिए आपका 3 है, सपोज कीजिए एंगल 3 प्लस एंगल 1 आपका क्या आ रहा है, 90 डिग्री। देखिए ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर, तो एंगल 3 प्लस 1 क्या आएगा, 90 डिग्री। अच्छा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये भी आपका 90 डिग्री है, लाइक दिस। अब ये दोनों ही 90 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। एंगल 1 कटा, इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब है अगर ये एंगल 3 आपका बीटा है, तो ये जो एंगल 2 था ये भी क्या आएगा, आपका बीटा आएगा। ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए बता रहा था कि यहां पे बीटा आएगा तो यहां पे भी बीटा आएगा। अच्छा, अगर यहां पे बीटा आएगा तो बेटा यहां पे भी बीटा आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देखिए एक गैप को छोड़ के बीटा आ रहा है, यहां पे बीटा आ रहा है तो यहां पे नहीं, यहां पे है तो यहां पे नहीं, यहां पे है तो यहां पे नहीं, यहां पे है तो यहां पे नहीं। इसका मतलब है अगर यहां पे बीटा आएगा तो इन जगह पे बीटा आ सकता है, मतलब एंगल आ सकता है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मान लीजिए ग्रेविटी का नीचे के साइड लग रहा है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूं इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, तो इस लॉजिक से बेटा यहां पे आपका एक एंगल बनेगा बीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, अब इस g को अगर मैं रिजॉल्व करता हूं विद दिस एंगल, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, तो बेटा ये वाला जो पार्ट है ये आपका बनेगा g cos बीटा, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका बनेगा g sin बीटा। गॉट द पॉइंट। जिस साइड एंगल होता है उस साइड कॉस लगता है, जिस साइड नहीं होता उस साइड साइन लग जाता है। अब देखिए g sin बीटा जो है वो इस दिशा में है, इसका मतलब इसका साइन तो बेटा हमेशा आपको प्लस में ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इस साइड का साइन कन्वेंशन हमने क्या ले रखा है, प्लस। अगर आपने इधर का माइनस लिया होता, इसका प्लस लिया होता, फिर ये माइनस कहलाता, प्लस उससे आंसर फर्क में नहीं पड़ जाएगा, नहीं, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। आप उससे शुरू करो, एंड तक आंसर वही आएगा जो आपका आएगा, मेरा आएगा। ठीक है, और मान लीजिए जी कॉस बीटा नीचे के साइड जा रहा है, नीचे का साइन कन्वेंशन क्या है, नेगेटिव, इसका साइन कन्वेंशन क्या लूंगा मैं, मतलब ये क्वेश्चन के अंदर, टॉपिक के अंदर जहां जहां पे भी यूज होगा इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव, और इसको क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव। चाहे आपके बॉडी का मोशन कुछ भी हो, ध्यान से बात को समझिए, जी हमेशा नीचे के साइड लगता है, ध्यान से बात को समझिए। चाहे आप बॉडी को ऊपर थ्रो कीजिए कि बॉडी को नीचे थ्रो कीजिए, जी हमेशा नीचे ही लगता है, तो उसका जो साइन कन्वेंशन आएगा उसका भी फॉलो करना पड़ेगा। अभी हम इधर तो फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसको भेद करके अंदर तो जा नहीं सकते, आपको या तो इधर देखना पड़ेगा। तो इस जी के दो कंपोनेंट, एक इधर के साइड, एक इधर के साइड। आपका बॉडी चाहे इधर से इधर मूव करे कि इधर से इधर मूव करे बेटा, जी साइन बीटा इधर ही फिक्स्ड है, तो उसको आपको क्या लेना है, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन प्लस। और आपका बॉडी चाहे इधर से करे कि इधर से करे, जी कॉस बीटा को हमेशा आपको नेगेटिव लेना है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर मैंने नीचे के साइन कन्वेंशन को नेगेटिव फिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि आपका बॉडी चाहे किधर भी मूव करे, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर, अगर जो साइन कन्वेंशन आपने फिक्स कर रखा है उसी को ये जी क्या करेगा, फॉलो करेगा, ये वाला भी, चाहे आप बॉडी किधर भी मूव करें। अच्छा, तो चलिए इसके आगे हम रियल काम जो है उसको शुरू करते हैं। ये सब तो मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया, वरना अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर देता तो आपको समझ नहीं आता। तो अभी हम इसमें करेंगे क्या, देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, स्टॉप पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, चलिए डी। तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, आपका एच मैक्स। अगर आपको एंगुलर प्रोजेक्टाइल का थोड़ा आइडिया नहीं है बेसिक, तो बेहतर है कि आप पहले ग्राउंड से जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल है उसका टॉपिक पहले आप देख लीजिए, आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा, तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल नया जैसे नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत रेलिवेंस आपको मिल जाएगा उस टॉपिक के साथ। ओके, तो ये आपका एच मैक्स है, मतलब मैक्सिमम हाइट, इस एंगुलर प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट। तो पहले हम क्या स्टडी करेंगे बेटा, पहले हम स्टडी करेंगे मोशन, हम स्टडी करेंगे मोशन। अब देखिए ये टॉपिक जो चल रहा है वो 2D में चल रहा है, दिस टॉपिक इज इन 2D, 2 डायमेंशन, एक्स एंड वाई। तो एक बार में मैं स्टडी नहीं कर सकता, आपको एक बार अलोंग एक्स एक्सिस करना पड़ेगा, एक बार अलोंग वाई एक्सिस करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, अगर मैं मान लीजिए अगर अलोंग एक्स एक्सिस करता हूं, अलोंग एक्स एक्सिस करता हूं,
ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस जैसा है, ये मेरे वाई एक्सिस जैसा है, मतलब अभी मैं इस प्लेन के अलोंग कर रहा हूं, फिर वाई एक्सिस के अलोंग देखूंगा, क्योंकि अभी मेरा प्लेन ऐसा है तो मेरे लिए ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। ओके, तो देखिए हम इक्वेशन का कौन सा लगाएंगे, मोशन ऑफ इक्वेशन सेकंड वाला जो तुम्हारा होता है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर मगर अलोंग एक्स एक्सिस। तो कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका x माइनस एक्स नॉट जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है इन द x डायरेक्शन, मतलब x डायरेक्शन मतलब ये नहीं, ये मेरा भी x एक्सिस है, ये मेरा भी y एक्सिस है। मुंडी घुमा के देखनी है क्योंकि सरफेस आपका ये, अगर सरफेस आपका ये होता तो ये मेरा y होता, ये मेरा x होता। अब देखो मान लीजिए कि रैंडम किसी एक पॉइंट टाइम इंस्टेंट t पे पार्टिकल आपका इस जगह पे है, उसकी वेलोसिटी v है, उसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, और यहाँ पे ये मान लीजिए एंगल बना रहा है थीटा, और ये पॉइंट है आपका P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट जो है x, y है, उसका मतलब है कि इधर से x है, इधर से y है, इधर से x है, इधर से y है। ठीक है, ये हम कर रहे हैं एट पॉइंट P इज इक्वल टू, मतलब P x, y पे कर रहे हैं। तो मान लीजिए इस पॉइंट P पे अलोंग एक्सिस से स्टडी कर रहे हैं, एक्स नॉट क्या है बेटा आपका यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट, जिसको मैंने ऑरिजिन मान के रखा है, तो वो आपका 0,0 है, मतलब एक्स नॉट आपका क्या हो जाएगा 0। यू एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, यू एक्स मतलब यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो आपका क्या है यू कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो इसको आप लिख लीजिए यू कॉस अल्फा प्लस बीटा। साइन क्या लेंगे बेटा, साइन कन्वेंशन, यू कॉस अल्फा प्लस बीटा इस साइड जा रहा है, तो इस साइड का डायरेक्शन हमें क्या लेना है, प्लस लेना है। ठीक है, अच्छा फिर t को t रख देते हैं, मतलब पार्टिकल जब यहां पे है तो उसका टाइम इंस्टेंट क्या है t है। अब ax को क्या लेंगे बेटा, ax मतलब x की दिशा में एक्सेलरेशन, तो देखो ये जो g है बेटा यही तो आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब x की दिशा में आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यही आपका क्या है ax है, और ये आपका क्या है ay है, तो ax आपका क्या है g साइन बीटा, किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में, इस दिशा का साइन कन्वेंशन क्या है प्लस है, तो यहां पे लेंगे g साइन बीटा, फिर यहां पे t स्क्वायर, और यहां पे आपका x, इस जीरो को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो u cos अल्फा प्लस बीटा, यहां पे t, यहां पे g साइन बीटा। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपका वेरिएबल क्या दिख रहा है, आपको x दिख रहा है। अब ये हमने किया x एक्सिस के अलोंग, अब आपको करना है अलोंग y एक्सिस, तो x एक्सिस के अलोंग आपका ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन ऐसा आएगा, इट इज अ पैराबोलिक इक्वेशन बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेटा ये क्या आएगा, एक पैराबोलिक इक्वेशन। और हमें पता है कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल में जो पार्टिकल है वो जिस पाथवे को फॉलो करता है, ये पाथवे कौन सा पाथवे होता है, पैराबोला होता है, पैराबोला मतलब इस शेप को पैराबोला कहा जाता है। ठीक है, और ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पाथवे होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ट्रैजेक्टरी होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखिए टी में, यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे टी, ये सब तो कांस्टेंट है। अब अलोंग वाई एक्सिस करेंगे, वाई एक्सिस के लिए क्या लगाएंगे, वाई माइनस वाई नॉट यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये वही टी है जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंच रहा है तो उसको टाइम लग रहा है टी। अब चाहे उसको आप एक्स एक्सिस के अलोंग स्टडी करें कि वाई एक्सिस के अलोंग स्टडी करें, टाइम तो टाइम ही होता है, टाइम का कोई एक्स और वाई थोड़ी होता है, टाइम का कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप चाहे इधर से देखिए एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, तो उसका टाइम तो एक ही होएगा, तो टाइम को हमने वही यूज किया, y को आपने y रखा, y नॉट को 0 रखा, क्योंकि y नॉट आपका 0 है, ऑरिजिन है, x नॉट y नॉट आपका 0 है। uy को आप क्या लिखोगे, uy मतलब u का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि क्या है u sin अल्फा प्लस बीटा, ऊपर का डायरेक्शन है तो क्या लेंगे प्लस, तो ये आपका आ जाएगा u sin अल्फा प्लस बीटा, यही टाइम आपको यहाँ पे पुट करना है। अब ay का वैल्यू क्या आ जाएगा, ay ये देखिए ay g cos बीटा नीचे के साइड जा रहा है, मतलब नेगेटिव है, नीचे का साइन कन्वेंशन क्या है नेगेटिव है, तो g cos बीटा वही टाइम स्क्वायर। अब इस जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये जो है ये भी एक पैराबोला का ही इक्वेशन है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, यहाँ पे t है, यहाँ पे t स्क्वायर है, ये सब तो कांस्टेंट है आपका, ओके, तो ये भी एक पैराबोलिक इक्वेशन ही है। तो कहीं ना कहीं ये तो क्लियरली सजेस्ट कर ही रहा है
कि आपका जो पार्टिकल है और वो जिस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा, मतलब जिस पाथ को फॉलो करेगा, वो एक पैराबोला का शेप पकड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, वो पैराबोला का इक्वेशन होता है। अब देखिए, इसके आगे हम कर नहीं सकते, क्योंकि इसको सॉल्व करने का फायदा नहीं, क्योंकि हमें कोई वैल्यूज नहीं पता। अब जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, वहां पे आपको एक्स गिवन होगा, यू गिवन होगा, अल्फा बीटा गिवन होगा, जी गिवन होगा, जी या तो 9.8 या तो 10, है ना, ये सब आप डालोगे तो पूरा चीज आपको टी स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे भी ऐसा ही मिलेगा। अब इन दोनों में से किसी एक में से आप क्या करो, टी को सॉल्व कर लो। कैसे, या तो मिडिल टर्म लगा लो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, सॉल्व करके फिर उस टी की वैल्यू को अगले वाले में डाल देना। समझ के बात को, जैसे मान लीजिए अगर यहां से आप टी को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके इसमें डाल दीजिए, या तो यहां से टी को सॉल्व कर लीजिए फिर आप वहां पे डाल दीजिए। समझ बात को, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, तो उससे आपको ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे आप कर सकते क्या है, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 टू फाइंड टी एंड देन पुट इन इक्वेशन 2, बस। अब यहां पे नंबर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यू कॉस ऐसे पड़ा हुआ है, अल्फा बीटा भी हमें नहीं पता, क्योंकि न्यूमेरिकल तो हम कर नहीं रहे, डेरिवेशन कर रहे हैं। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मिडिल टर्म से तो होगा भी नहीं। तो जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे वहां पे ये सारी चीजें आपके पास गिवन होंगी, तो बस आप उसको सॉल्व करके टी निकाल लेना, फिर उस टी की वैल्यू को यहां पे डाल देना, या तो इसको सॉल्व करके टी निकाल लेना फिर उसको वहां पे डाल देना, तो आपको ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दो ट्रैजेक्टरी के इक्वेशंस है, मैंने अलग अलग करके रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास अभी वैल्यूज नहीं है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर न्यूमेरिकल होता उसको हम सॉल्व करने के लायक होता है, जैसे अल्फा बीटा यू वगैरह गिवन होता, तीन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करके टी निकालते उसको अगले वाले में डाल देते। ठीक है, दैट इज द एल्गोरिथम जो कि आपको फॉलो करना है जब न्यूमेरिकल्स आएगा, तब तक के लिए आप इसको लिख लीजिए। ओके, तो हमने मोशन स्टडी कर लिया पार्टिकल का, अब हम करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से दिखाते, इसका मतलब क्या होता है, एक पार्टिकल का आपने यहां से थ्रो किया प्रोजेक्टाइल को, और जब जाके उसने यहां इस जगह को टच किया, तो जब तक वो हवा में रहा यहां से लेके यहां तक, उसका टाइम कितना लगा, द टाइम ड्यूरिंग विच एन ऑब्जेक्ट और द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स विद इन द एयर, जब तक वो हवा में होता है तब तक उसका टाइम कितना लगता है, या सीधे शब्दों में बताओ तो यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम कितना लगा, सिंपल। ठीक है, अब इसको करने के क्या तरीके हैं, तरीके तो बहुत सारे होते हैं। देखो अभी मैं क्या करूंगा, जब इसको स्टडी करूंगा यहां से लेके यहां तक का, ए से लेके हम सी तक का कर रहे हैं ना, तो मोशन जो है हम कहां से कहां तक का स्टडी कर रहे हैं, ए से लेके सी तक का। अब ध्यान से देखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, थोड़ी मुंडी घुमा के आपको देखनी पड़ेगी ये जो डायग्राम है, क्योंकि आपका एक्स एक्सिस अभी ये है और वाई एक्सिस ऐसा है। तो ध्यान से देखिए, अगर आप यहां से शुरू कर रहे हो यहां पे आके पहुंच रहे हैं, तो आपके वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बता सकते हो, एक्स के डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, ये ए से लेके सी तक ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन अगर वाई के डायरेक्शन में देखा जो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, पहले भी आप इसी लेवल पे थे, आगे जाके भी आप इसी लेवल पे हो गए, मतलब आपके वाई के डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। इसका मतलब अगर मैं इसमें ये वाला इक्वेशन यूज करता हूं, y माइनस वाई नॉट यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो आपका जो ये y है, इस y को मैं क्या पुट कर सकता हूं, 0, क्योंकि ये y आपको क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब y की दिशा में कितना डिस्प्लेस कर रहा है, कुछ भी नहीं ना, यहां से शुरू किया था, यहीं पे आके खत्म हुआ, इसी लेवल पे आके खत्म हुआ, तो यहां पे था और इसी लेवल पे आके खत्म हुआ। तो y का मतलब क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अब वो तो कुछ हुआ ही नहीं, x की दिशा में तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अभी x की तो बात हम कर नहीं रहे, हम y की दिशा में कर रहे हैं। ठीक है, y का लिखा नहीं क्वेश्चन, तो कुछ नहीं हो रहा, तो उसको क्या लिख दोगे आप, 0। y नॉट क्या है, वो तो 0 होगा ही, क्योंकि x नॉट y नॉट आपका ओरिजिन है 0,0। अच्छा, u y को आप क्या लिख सकते हो, u साइन अल्फा प्लस बीटा, याद करो ये u साइन अल्फा प्लस बीटा ऊपर के साइड है, ऐसे ऊपर का डायरेक्शन क्या लिखा है हमने, प्लस। अगर आप कहते हो सर अगर इसको माइनस लिखता तो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका जो आना होगा वही आएगा। अच्छा देखो, इसको आप प्लस रखा, अब टाइम को क्या लोगे बेटा, स्मॉल टी, टाइम को क्या लोगे, कैपिटल टी, क्योंकि आप यहां से यहां तक का कर रहे हो इस टर्म तक, तो टोटल टाइम आ जाएगा। ए वाई को क्या लोगे, ए वाई आपका क्या था, जी कॉस बीटा, लेकिन माइनस के साथ वो नीचे की दिशा में है, तो माइनस जी कॉस बीटा, आप सब डाल दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, देखो ये 0 ये 0, तो ये पूरा मामला आपका 0 हो गया। यहां पे u साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, यहां पे माइनस जी कॉस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको आप इधर लेके आ जाओ, u साइन अल्फा बीटा
टी, एक टी से एक टी मर गया, टू को इधर भेजो, जी कॉस बीटा को नीचे भेजो, तो टी का वैल्यू आ गया यू साइन अल्फा प्लस बीटा, टू इधर चला गया और नीचे जी कॉस बीटा। ठीक है, यहां से ये आ गया, यहां से ये आ गया, तो ये आपका आ गया टाइम। देखिए अगर आपने नॉर्मल एंगुलर प्रोजेक्टाइल का टॉपिक पढ़ा होता, अगर नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, नॉर्मल एंगुलर प्रोजेक्टाइल मतलब ग्राउंड को अगर आप एक्स एक्सिस मान के कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आप पहले वो टॉपिक देख लीजिएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर करके रखा हुआ है। अगर आप इस टॉपिक को ऐसे लेके यहां से थ्रो करते हैं, तो वहां पे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आता था 2u sin थीटा अपॉन जी, दिस वाज द फॉर्मूला। और थीटा का मतलब वहां पे होता था एक्स एक्सिस के साथ, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो वो एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, जो हमारे लिए यहाँ पे क्या है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बना रहा है, अल्फा। मतलब जो यहाँ पे आप थीटा की तरह देख रहे हो, वो हमारे लिए यहाँ पे क्या है, अल्फा की तरह है। और यहाँ पे अगर देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन, इस टॉपिक को इस टॉपिक के साथ कंपेयर करके देखूं कि हमारा आंसर सही आया, बिल्कुल सही आया। देखिए अगर मान लीजिए मैं इस इंक्लाइंड प्लेन को अगर मैं ऐसे खिसका के नीचे कर दूं, इस पूरी इंक्लाइंड प्लेन को ऐसे खिसका के नीचे कर दूं, यही वाला सिचुएशन बन जाएगा, नहीं बनेगा। देखो अभी इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है, इसको भी ऐसे कर दूं, तो ये जो एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा क्या हो जाएगा, 0। और जिसको आप यहाँ पे अल्फा बोल रहे हो, वो आपका क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। जब उसको आप नीचे कर दोगे बीटा, तो यहाँ पे आपका 0 हो गया। और ऐसे थ्रो करना हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, जिसको आप अल्फा मान रहे हो, तो वो भी क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। तो आप खुद चेक करोगे, देखो इस जगह पे बीटा को 0 कर दो और अल्फा को थीटा कर दो, तो क्या बच जाएगा, थीटा प्लस 0 क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और यहां पे बीटा की वैल्यू को 0 कर दो, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यही तो बन गया, ध्यान से देखो, यही तो बन गया। मतलब इसको अगर मैं नीचे उतार दूं, मतलब बीटा तुम्हारा 0 हो जाएगा, अल्फा ही तुम्हारा थीटा कहलाएगा। तो यही चीज घूम के फिर यही बन जाएगा। मतलब एंगुलर प्रोजेक्टाइल के टॉपिक पे भी जो हमने टाइम का फॉर्मूला निकाला था, और यहाँ पे जो टाइम का फॉर्मूला निकाला, दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक जैसा ही है। बस वहां पे ये बीटा का खेल नहीं था, क्योंकि वहां पे क्या था, समतल भूमि में था, वो हॉरिजॉन्टल पे था, तो यहाँ पे बीटा 0 आ रहा था। अब आपने इसको ऊपर उठा दिया, तो उस चक्कर में अभी तुम्हारा जो जी है, वो जी नहीं लग रहा, उसकी जगह पे जी का कॉम्पोनेंट लग रहा है, जो कि जी कॉस बीटा। और यहाँ पे अल्फा, या जिसको आप थीटा कह सकते हो, उसकी जगह लग रहा है अल्फा प्लस बीटा। मतलब इन दोनों फॉर्मूले में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। ये काइंड ऑफ मैंने एक वेरिफिकेशन आपको करके दिखा दिया, कि काफी सारे बच्चों को लगता है कि इसे थोड़ा अजीब टाइप का फॉर्मूला है। सर अजीब कुछ नहीं है, जो नॉर्मल एंगुलर प्रोजेक्टाइल में आता था वही फॉर्मूला, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। बस आप बीटा को यहाँ पे 0 कर दो, अल्फा को थीटा कर दो, घूम के आपको वही मिल जाएगा जो पहले आपको मिलता था। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको नीचे उतार दोगे तो ये बीटा आपका 0 ही कहलाएगा, अल्फा ही तुम्हारा थीटा कहलाएगा। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए। और एक चीज देखिए, हमें ये चीज भी पता है, जब कोई एंगुलर प्रोजेक्टाइल होता है तो उसके 2 टाइम होते हैं, यहां से टॉप तक जाने का, फिर टॉप से नीचे तक आने का। इस टाइम को हम बेसिकली बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, इसको कहा जाता है टाइम ऑफ डिसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आमतौर पर एक ही होता है। एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर तक जाने में अगर 2 सेकंड लगता है, तो ऊपर से नीचे आने में भी 2 सेकंड लगेगा, तभी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 2 + 2 4 कहलाएगा। इसका मतलब मैं इसी टाइम ऑफ फ्लाइट को TA प्लस TD लिख सकता हूं, जो कि दोनों एक ही होता है, तो उसको आप T + T 2T लिख सकते हो। तो स्मॉल t को आप क्या लिख सकते हो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आया 2u sin अल्फा प्लस बीटा जी कॉस बीटा, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 कट गया। तो टाइम ऑफ एसेंट भी बोल सकते हो, उसको टाइम ऑफ डिस्टेंट भी बोल सकते हो, दोनों एक ही होता है। तो उसका फॉर्मूला आ रहा है u sin अल्फा प्लस बीटा बाई जी कॉस बीटा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए तो चलिए अगला पार्ट हम करते हैं मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। देखिए हाइट बहुत सारे होते हैं, जब प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव कर रहा है तो ये पॉइंट भी एक हाइट पे है, मतलब इस सरफेस से हाइट पे है, यहाँ पे भी हाइट है, यहाँ पे भी हाइट है, यहाँ पे भी हाइट है, लेकिन ये सबसे मैक्सिमम हाइट है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालें, देखिए इसमें भी हम क्या करते हैं, y वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस y0 uy/t प्लस हाफ AY/t²। अभी मोशन को कहां से कहां स्टडी करें, देखिए अगर आप मोशन को यहां से यहां स्टडी कर लोगे, तो y की दिशा में तो आपको कोई डिस्प्लेसमेंट दिखेगा ही नहीं, तो इस h को आप इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, क्योंकि x y एक्सिस पे तो कोई डिस्प्लेसमेंट आ ही नहीं रहा, तो आप h को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, मोशन को या तो
आप A to D स्टडी कर लो या तो D to C स्टडी कर लो। उससे होगा क्या, अगर आप A to D स्टडी करते हो तो आपको y में एक डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, या तो अगर आप D से C स्टडी करते हो तब भी आपको एक y में डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहां से यहां तक का करोगे वहां पर तो डिस्प्लेसमेंट आपको 0 मिल जाएगा, तो मैं h को इंट्रोड्यूस कैसे करूंगा? तो इस h को इंट्रोड्यूस करने के लिए या तो यहां से यहां तक का स्टडी करो मोशन, या तो यहां से यहां तक का स्टडी करो मोशन। ठीक है मैं A से D तक का कर रहा हूं, उस हिसाब से y को आप क्या डालोगे, जब वो इधर से इधर पहुंच गया तो उसका डिस्टेंस y डैश में कितना हो गया आपका, यही आपका h मैक्स है, इसको आप h लिख सकते हो। y नॉट को क्या लिखोगे 0, uy क्या है आपका u sin अल्फा प्लस बीटा, प्लस में रखना है। और बेटा जब ये यहां से यहां तक जाएगा, मैं A to D कर रहा हूं ना, तो टाइम क्या लग रहा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, जिसको आप टाइम ऑफ एसेंट भी बोल सकते हो, या तो आप इधर से इधर करते तो भी वो तुम्हारा t/2 कहलाता, स्मॉल t, जो कि टाइम ऑफ डिसेंट कहलाता। तभी तो मैं बता रहा हूं आप इधर से इधर स्टडी कर लो, इधर से इधर स्टडी कर लो, बात एक ही है। आपको h को इंट्रोड्यूस करने से मतलब है। ay को क्या लिखोगे माइनस g cos बीटा, और यहां पे t/2 का स्क्वायर। अच्छा कुछ देर पहले लास्ट अभी हमने पढ़ा था ना कि तुम्हारा जो ये t/2 है इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट, इसका वैल्यू कितना आया था, u sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन g cos बीटा। अभी तो किया, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था 2, ये आया था, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 कट जाएगा तो यही आएगा। तो यहाँ पे t/2 की जगह आप बिठा दो, क्या बिठाना है, u sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन g cos बीटा, और यहां पे बिठा दो, इस पूरी चीज को स्क्वायर करके बिठाना है। ऐसे स्क्वायर करके, एक g से एक g मर गया, एक cos बीटा से एक cos बीटा मरा। अब देखो दोनों जगह से कॉमन क्या आ रहा है, ये u और u मिला के, u स्क्वायर साइन और साइन मिला के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, दोनों जगह से नीचे से g कॉमन आ रहा है, और उधर भी cos बीटा है, इधर भी cos बीटा है, cos बीटा कॉमन निकालो। तो बेटा इधर से तो कुछ बचा ही नहीं, u स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर आ गया, g आ गया, cos बीटा आ गया, इधर से 1 बचा, इधर से क्या बचा माइनस हाफ बचा, u स्क्वायर निकल गया, साइन स्क्वायर निकल गया, cos बीटा निकल गया, यहाँ पे g भी निकल गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ हाफ ही बचा, सारा निकल गया ना। 1 माइनस हाफ कितना होता है, 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ होता है। तो हाफ मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2g cos बीटा। तो बेटा ये आपके h मैक्स का फॉर्मूला आ गया। अब इसको आप नॉर्मल जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल था, जो कि ग्राउंड के अक्रॉस होता था, ग्राउंड के बेसिस पे, उसका याद करके देखो h क्या आता था। जब हम ग्राउंड पे ऐसे करते थे तब आपका जो h आता था वो क्या आता था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही फॉर्मूला आता था। अगर आपको पता हो उसके इसको कंपेयर कर, मैंने क्या बोला था, अगर इसके साथ इसको कंपेयर करना है मतलब क्या है, इस इंक्लाइंड प्लेन को जमीन पे होना पड़ेगा, उसका मतलब इसको आप नीचे गिरा दो, नीचे जैसे गिरा दोगे बीटा क्या हो जाएगा 0, यही अल्फा क्या कहलाएगा थीटा। तो आप इस बीटा को 0 कर दो, अल्फा को थीटा कर दो, देखो यही तो बन जाएगा अल्फा प्लस थीटा थीटा, और यहाँ पे कॉस 0 कर दो, क्योंकि बीटा आपका 0 है, तो कॉस 0 क्या होता है 1, घूम के यही तो बन जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, बस जहां पे थीटा तो वहां पे अल्फा प्लस बीटा आ गया, बस वहां पे जी था, वहां पे जी की जगह जी कॉस बीटा आ गया। ठीक है, चल इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने क्या क्या निकाल लिया बेटा, ट्रैजेक्टरी कर लिया, मोशन हमने पढ़ लिया कि उसका कौन सा ट्रैजेक्टरी बनेगा, उसका इक्वेशन बना लिया था हमने, 2 इक्वेशन आए थे एक्स एंड वाई में। फिर हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर हमने निकाला एच मैक्स। ठीक है, अब चौथा निकालेंगे रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा ये वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला पार्ट पैरामीटर हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है बेटा, सीधे शब्द में बताऊं तो ए सी, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब अभी मेरे लिए यही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, देखो ना यही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब ए टू सी, इसको निकालना है। मोशन हम कहां से स्टडी करेंगे, फ्रॉम ए टू सी पूरा। अब इसके लिए हम y का डायरेक्शन नहीं लगाएंगे, हम इक्वेशन लगाएंगे x का। क्यों बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज है तो हॉराइजन पे काम कर रहा है ना, तो उसमें y थोड़ी काम करेगा, उसमें तो x ही काम करेगा। तो x माइनस एक्स नॉट, फिर यहाँ पे ux t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो x नॉट को तो आप 0 कर दोगे, x को क्या लिख सकते हो, पूरा यहां से यहां तक आ रहा है, इस दिशा में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये x क्या कहलाएगा, r कहलाएगा। ux आपका क्या है,
u cos अल्फा प्लस बीटा। देखो ux आपका u cos अल्फा प्लस बीटा प्लस होगा क्योंकि इस दिशा में है। अच्छा टाइम को क्या लिखोगे बेटा, अगर वो पूरा यहां से यहां तक आ रहा तो यहां से यहां तक आने में उसको टाइम क्या लगा, टोटल टाइम t, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ax को क्या लिखोगे, ax आपका है g sin बीटा, तो यहां पे लिख दो g sin बीटा, और t को आप लिख दो t स्क्वायर, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हमें फॉर्मूला पता है, अभी तो निकाला था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, क्या था 2u sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन g cos बीटा। इसी चीज को स्क्वायर कर दो, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 2u sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन g cos बीटा का स्क्वायर करोगे, 2 का 4 हो गया, u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन g स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। एक g से एक g मर गया, और कुछ कट रहा है बेटा यहां से ना, यहां से u और u आपका कॉमन आ रहा है, ले लो u स्क्वायर, और क्या कॉमन आ रहा है बेटा तक, यहां से u स्क्वायर है, उधर से भी u स्क्वायर, यहां से sin अल्फा प्लस बीटा है, उधर भी एक sin अल्फा प्लस बीटा है, निकाल लो, एक तो आ रहा है ना, यहाँ पे sin स्क्वायर है ना, एक आ रहा है। अच्छा ऊपर देखो 4 है, अच्छा एक मिनट रुको, 2 से पहले इसको काट ही दो, यहां से 2 है और यहां से 2 है, तो आप 2 भी कॉमन निकाल लो, नीचे एक g कॉमन आ रहा है, निकाल लो, एक ही g है, और एक cos अल्फा बीटा निकाल लो। अब ध्यान से देखो ब्रैकेट में बचा क्या, इधर से u स्क्वायर निकाल लिया, 2 निकाल लिया, sin अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, g निकाल लिया, cos बीटा निकाल लिया, तो बेटा सिर्फ आपका बचा cos अल्फा प्लस बीटा, ये बचा। इधर से क्या बचा, एक sin बीटा बचा, इधर तुम्हारा एक sin अल्फा प्लस बीटा बचा, क्योंकि 2 था, एक आपने निकाल लिया, और नीचे क्या बचा, cos स्क्वायर बीटा में से एक cos बीटा निकाल लिया, तो नीचे एक बचा cos बीटा। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज आपको होना चाहिए, वो भी क्लास 11th का, इसमें थोड़ा बहुत फॉर्मूला यूज होने वाला है। 2u स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा g cos बीटा, अगर आप एलसीएम करोगे तो ये cos बीटा यहां पे चला जाएगा, cos बीटा cos अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा। अब जिसको नहीं पता है वो देख लो, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होता तो ये माइनस होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 11 का फॉर्मूला होता है। तो देखो ये उसी पैटर्न में है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, cos a प्लस a माइनस b। अब सर a किसको ले, इसको ले कि इसको ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखो cos के अंदर अगर नेगेटिव होता है, नेगेटिव थीटा, तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को a मानता हूं फिर बीटा को b मानता हूं, तो बीटा बीटा कट के एक पर cos अल्फा आ जाएगा। और अगर बीटा को आगे लिखता इसको बाद में लिखता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखते, ब्रैकेट को खोलते, माइनस आ जाता है, यहाँ पे बीटा बीटा कट जाता, cos के अंदर माइनस अल्फा आ जाता, लेकिन cos तो अंदर के नेगेटिव को वैसे भी निकल लेता है। अगर थीटा में कोई नेगेटिविटी होता है तो उसको निकल लेता है। तो अगर आप पहले बीटा लिख के अल्फा प्लस बीटा लिखते तब भी तुम्हारा आंसर cos अल्फा ही आता। समझ रहे बात को? तो ये पूरा चीज आपका क्या बन गया, इस फॉर्मूले के अनुसार cos अल्फा, क्योंकि अभी मैंने आपको करके दिखाया बीटा बीटा कट जाएगा, तो उस हिसाब से cos अल्फा आ गया। अब यहां पे 2u स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा बाहर बैठा हुआ है, यहाँ पे cos अल्फा हो गया, यहाँ पे 2 cos बीटा और ये cos बीटा मिला के, सॉरी g cos बीटा और ये cos बीटा मिला के g cos स्क्वायर बीटा, ये आपका आ गया r। अब याद करके देखो, जब हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में r का फॉर्मूला क्या आता था, r आता था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा को अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में खोलोगे तो आपका बनता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कुछ अंतर नहीं है। अगेन अगर आपको इसको इसके साथ कंपेयर करना है तो इस चीज को नीचे उतार दो, नीचे उतार दोगे तो बीटा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अल्फा ही तुम्हारा थीटा कहलाएगा। तो खुद सोच के देखो, अगर आप इसको थीटा लोगे तो कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 0 तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे बीटा को 0 कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉस बीटा क्या होता है 0, 0 का सॉरी कॉस बीटा 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, यही तो आ गया।
यही तो आ जाएगा। अगर मैं बीटा को 0 कर दूं, अल्फा को थीटा कर दूं, घूम के यही तो आ जाएगा। मतलब देखो फॉर्मूले में रिजेम्बलेंस तो है, ठीक है भाई। इसका ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि सही नहीं होता फिर इसके साथ उसका कोई रिजेम्बलेंस नहीं बन पाता, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला है। इसके साथ साथ इस फॉर्मूले का एक मॉडिफाइड वर्जन में कभी कभार आपको कंपटीशन में दिख सकता है। तो बच्चे कभी कभार घबरा जाते हैं कि सर ये तो आपने दिखवा दिया लेकिन कंपटीशन में कुछ और आ गया था, और कुछ नहीं आया, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। देखो मैं इसको साइड में कर देता हूं, यहीं पे मैं साइड में कर देता हूं। इसमें एक तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा, देखो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का, और एक फॉर्मूला होता है। देखो यहां पे 2 साइन, इसको अगर मैं a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन a cos b का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है। 2 साइन a cos b, बीच में मल्टीप्लिकेशन था, तो साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो अगर मैं इसको a की तरह ट्रीट करूं, इसको b की तरह ट्रीट करूं, तो 2 साइन a cos b इस पैटर्न में आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, r को u स्क्वायर को तो रहने दो, साइन दिस प्लस दिस a प्लस b, दिस प्लस दिस, तो दोनों अल्फा मिला के आपका बन गया 2 अल्फा प्लस बीटा, प्लस दिस माइनस दिस, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, ब्रैकेट को खोल दो, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो क्या बचेगा, सॉरी साथ में साइन भी है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा तो आपका बचेगा बीटा, और नीचे आपका आ गया जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो अगर कहीं पे आपको ये वाला फॉर्मूला दिख जाए तो घबराइएगा मत, आपको कुछ अलग नहीं दे रखा है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही चीज है, बस इसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। ये एक मॉडिफाइड वर्जन है, कभी कभार ये भी दिख जाता है बुक्स में। अगर आप डीसी पांडे वगैरह फॉलो करते हैं, एचसी वर्मा फॉलो करते हैं, तो वहां पे भी आपको ये दिख जाएगा, कई सारे एडवांस्ड आईआईटी एग्जाम्स की बुक्स में भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। घबराना मत, ये चीज और ये चीज एक ही चीज है, बस ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा रखा है दिस वन, ओके। अच्छा, अगर आपने एंगुलर पोटेंशियल पढ़ा हो तो आपको पता होगा इसमें और एक चीज हम निकालते हैं जब भी रेंज का टॉपिक आता है, उसको बेसिकली कहा जाता है मैक्सिमम रेंज, ठीक है। कि रेंज तो हमें मिल गया लेकिन मैक्सिमम रेंज कहां पे आएगा, मतलब कितने एंगल पे थ्रो करने से, ये जो आप एंगल पे ऐसे थ्रो कर रहे हो, कितने एंगल पे थ्रो करने से ये रेंज जो है ये मैक्सिमम आएगा। क्योंकि बेटा होता क्या है कि अगर मैं बहुत छोटे एंगल पे थ्रो करता हूं तो रेंज ज्यादा बड़ा नहीं ले पाता, अगर ज्यादा बड़े एंगल पे करता हूं तो भी रेंज छोटा हो जाता है। किसी पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो करने से रेंज आपका मैक्सिमम आता है। अब जब हम ग्राउंड के बेसिस पे कर रहे थे, जो पहला टॉपिक था वो आज का वीडियो नहीं है, वो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। एंगुलर प्रोजेक्टाइल जब हम ग्राउंड के बेसिस में कर रहे थे तो हमें पता चला कि ये यू अगर आप 45 डिग्री पे थ्रो करते हो तब जाके आपका रेंज मैक्सिमम आता है, ठीक है। अगर आप 45 डिग्री के बेसिस में थ्रो करते हो तो आपका रेंज मैक्सिमम आता है, और वो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी, ये हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था। अब वैसा ही कुछ यहां पे भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, ये आपको पता करना पड़ेगा कि रेंज मैक्सिमम कब होगा। अब उसको स्टडी करने के लिए रेंज का आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, लेकिन इस वाले में दिक्कत करेगा, कुछ चीजों को स्टडी करने में दिक्कत करेगा। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि रेंज के मैक्सिमम वैल्यू को स्टडी करने के लिए ये वाला फॉर्मूला ज्यादा उपयुक्त है, या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या इजी है, कन्वीनिएंट है इसको यूज करने के लिए। इस वाले से समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। उससे पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए, मैंने ये सारा मिटा दिया, इसको रख दिया क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। एक स्पेशल केस के तौर पे हमें यह पता करना है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कहां पे आएगा, किस एंगल पे आएगा, और जब आएगा तो क्या आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये सब निकालना है। ग्राउंड के बेसिस पे जब हमने करा था हमें पता चला था कि एंगल को हमें 45 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा, प्रोजेक्टाइल को एंगल आपका 45 डिग्री होना चाहिए, तब जाके आपका रेंज मैक्सिमम होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर बाई जी होता है। अब ये इसको यहां पे चेक करते हैं कैसे करेंगे। एक चीज को ध्यान से समझो, यहां पे आपको क्या क्या वेरिएबल दिख रहे हैं। देखो u बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि उसको मैंने फेंक दिया है, वो कांस्टेंट है। बीटा भी आपका कांस्टेंट है। बोले सर कैसे? अरे बेटा बीटा तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये जो आपका पूरा शेप है उसका यहाँ पे एंगल जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को मैं बार बार बदलूंगा थोड़ी,
हाँ, वो अलग बात है कि आप इंक्लाइंड प्लेन को बदल दो तो अलग बात है, लेकिन फॉर दिस वेरी एक्सपेरिमेंट, फॉर दिस स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट, मैं इस बीटा की वैल्यू को मैं अचानक से कैसे बदल सकता हूं? तो ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, आपका u फिक्स्ड वैल्यू है, बीटा फिक्स्ड वैल्यू है, g कांस्टेंट है, वो भी फिक्स्ड वैल्यू है। तो देखा जाए तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ ये वाला पार्ट वेरिएबल है बिकॉज ऑफ द अल्फा, क्योंकि अल्फा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। देखो ये आपका बीटा था, इस जगह पे बीटा था, अब आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका तो ये आपका अल्फा हो जाएगा, ऐसे फेंका तो ये पूरा अल्फा हो जाएगा, ऐसे फेंका तो ये अल्फा हो जाएगा। तो आपने कैसे किस ओरिएंटेशन में फेंका उस हिसाब से आपका अल्फा जो है फॉर द टाइम बिंग वेरी कर सकता है, लेकिन बीटा तो आपका फिक्स्ड है। तो इसका मतलब इस पूरे टॉपिक के अंदर ये अल्फा ही तुम्हारा वेरिएबल है, उसका मतलब ये जो कंटेंट है sin 2 अल्फा प्लस बीटा, ये तुम्हारा अभी एक वेरिएबल कंटेंट है। अब वो आपसे कह रहा है कि r का वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये चीज ऊपर है, ये वाला कंटेंट, r मैक्सिमम तब हो सकता है जब ये चीज मैक्सिमम हो, क्योंकि ये और ये एक दूसरे का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin 2 अल्फा प्लस बीटा, ये जो कंपोनेंट है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ऊपर ऊपर है ना। तो अगर मतलब ये अगर आपका मैक्सिमम हो जाएगा, फॉर r टू बी मैक्सिमम sin 2 अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, अगर आपको पता हो, साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 या तो -1, यहाँ पे -1 नहीं लेंगे, +1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल आपका यहाँ पे एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, 90 से ऊपर नहीं है, दैट्स व्हाई। तो साइन का मैक्सिमम एंगल क्या होता है, +-1 होता है, हम माइनस नहीं लेंगे, +1 लेंगे, और मिनिमम होता है 0। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1, मतलब साइन का जब मैक्सिमम वैल्यू आएगा तब जाके ये चीज आपका मैक्सिमम आएगा। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1, और कितने पे होता है, साइन थीटा 1 कितने पे होता है, जब थीटा आपका क्या होता है 90 डिग्री, रेडियन की भाषा में इसको π/2 बोलते हैं। मतलब ये पूरा एंगल है, इसको क्या होना पड़ेगा 90 डिग्री, माने रेडियन की भाषा में क्या बोलते हैं π/2। अब आपको अल्फा पता करना है, सर अल्फा क्यों पता कर रहे हैं, बीटा पता करके क्या करोगे, बीटा तो आपको पता होगा, जब आपने इस इंक्लाइंड प्लेन पे काम करना शुरू किया था तब तो आपके पास बीटा तो पहले से गिवन था, बेटा इज अ कांस्टेंट फैक्टर, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये आपके पास पहले से गिवन होगा। अल्फा तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैंने ओरिएंटेशन कैसे फेंका होगा, किस ओरिएंटेशन में फेंका होगा, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, तो मेरे को अल्फा निकालना है। अब इस बीटा को उधर भेज दो, 2 को नीचे भेज दो, तो 2 इधर जाएगा, 4 हो जाएगा, इधर भी जाएगा। So this is the angle. This is the angle at which if you throw the object or the projectile, it will cover the maximum range. अब उस मैक्सिमम रेंज का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम रेंज होगा लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा, वो कैसे निकालें, आर मैक्स कैसे निकालें। तो बेटा इस अल्फा को अगर मैं यहां पे डाल दूं π/4 माइनस बीटा/2, इसको यहां पे डाल दूं, ये पूरा चीज कटकुटा के आपका आ जाएगा, क्या कहते हैं 90 आ जाएगा, मतलब इस पूरी चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, वो तो पहले से ही पता है बेटा। अल्फा इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, ये पूरा चीज क्या आएगा 1, इस पूरी चीज के 1 होने का मतलब ही तो अल्फा π/4 माइनस बीटा/2 है, मतलब इस एंगल के लिए ये पूरा चीज क्या आ जाएगा 1, ये पूरा चीज 1 हो जाएगा। बाजू में क्या है साइन बीटा, नीचे क्या है g cos स्क्वायर बीटा। कंपटीशन में ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं, लेकिन वहां पे आपको ये फॉर्मूला थोड़ा दूसरे तरीके से दिखेगा, क्यों, ये गलत नहीं है लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई और किया जाता है फर्दर। वो क्या करते हैं, इस cos स्क्वायर बीटा को खोल के लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, है ना, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इस 1 को आप 1 का स्क्वायर इमेजिन कर सकते हो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी, a माइनस बी, ये और ये कट गया, तो आर मैक्स का वैल्यू क्या आ गया, यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, अच्छा नीचे आपका एक जी भी था ना, इस सब जगह पे एक जी भी था, इस जी को रख दो, ये आपका आ गया वैल्यू आर मैक्स का। अब इस फॉर्मूले को नॉर्मल एंगुलर प्रोजेक्टाइल के साथ एक बार कंपेयर करके देखते हैं, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। याद करके देखो, नॉर्मल जो प्रोजेक्टाइल हम ऐसे करते थे उसमें आर मैक्स जो आता था वो एंगल 45 डिग्री पे आता था, मतलब एंगल π/4, और आर मैक्स की वैल्यू होती थी यू स्क्वायर बाई जी। इस कंडीशन को मैं यहाँ पे कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसी कंडीशन को यहाँ पे क्रिएट करने का तरीका क्या है, इस इंक्लाइंड प्लेन को नीचे सिरका दो, लेटा दो, तो लेटाने से बीटा क्या हो जाएगा 0, और अल्फा ही तुम्हारा क्या कहलाएगा थीटा। अगर मान लो मैं यहाँ पे बीटा को 0 कर देता हूँ और ये अल्फा थीटा, तो ये अल्फा थीटा कहला रहा है, ये 0 हो गया,
तो थीटा कितने पे आ गया 45 डिग्री। वही तो वहां पे बताया जा रहा था, जब एंगुलर प्रोजेक्टाइल हमने टॉपिक किया तो वहां पे क्या आया था, थीटा क्या आना चाहिए फॉर मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री, वही तो आ रहा है। और आर मैक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, यू स्क्वायर बाई जी। देखो साइन बीटा को जीरो कर दो, साइन आर मैक्स है ना, साइन बीटा को जीरो कर दो क्या होता है जीरो, साइन जीरो जीरो, 1 माइनस जीरो 1, तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी ही तो आ रहा है। मतलब समझ रहे हो, मतलब हमने जो ये सारा फॉर्मूला निकाला है इसके साथ उन चीजों का बिल्कुल एब्सोल्यूट 100% रेलेवेंस है। मतलब हम जो भी कर रहे हैं ये सही है। मैं हर एक स्टेप को नॉर्मल जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल है जो ग्राउंड के बेसिस में होता था उसके साथ में कंपेयर करा करा के देख रहा हूं। अगर आपको ये सब नहीं पता तभी मैं आपको बार बार बता रहा हूं, पहले बेहतर है कि आप एंगुलर प्रोजेक्टाइल ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड वो पहले देख ले, उसके बाद यहाँ पे आए तो आपको ये सारा चीज समझ आएगा। आपको नहीं लगेगा इजिप्शियन, अदरवाइज आपको लगेगा इजिप्शियन लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ कि सर ये बीच में आप रुक रुक के क्या बता रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। पहले वो देख लो, वो बेसिक है, वो पहले देख लो, देन कम टू दिस टॉपिक, दिस विल बिकम वेरी इजियर फॉर यू। ओके, अदरवाइज अगर वो आपने नहीं भी देख रखा हो, ऐसा नहीं कि टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये जो मैं कंपैरिजन आपको करा रहा हूं वो आपको समझ नहीं आएगा। ओके, तो चलिए अभी इसको रहने दीजिए, ये तो मैं उसके साथ आपको कंपैरिजन बता रहा था। तो ये आपका हो गया आर मैक्स। तो आर मैक्स का आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर वक्त कंपटीशन में आपको ये वाला फॉर्मूला दिखेगा कई जगह पे, जैसे ऑप्शन के फॉर्म में दे देता है कि आर मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, टिक करके दिखाओ। तो ये 4 ऑप्शन में से शायद ये वाला ऑप्शन आएगा, उसको टिक कर देना। ओके, चलो उसको लिख लेते हैं। और इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक और बचता है, वो है आपका वेलोसिटी। मतलब किसी एक रैंडम पॉइंट पे, यहाँ का वेलोसिटी तो मुझे पता है, यू ये आपका यू था, उसका हॉरिजॉन्टली ये वर्टिकली, किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे लाइक दिस, किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हमने कर लिया मोशन, कर लिया रेंज, कर लिया टाइम ऑफ फ्लाइट, कर लिया हाइट, कर लिया रेंज, कर लिया। ठीक है, 5 चीजें तो हो गई। छठी चीज हम कर रहे हैं वेलोसिटी, है ना, छठा ही है ना। मोशन कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज कर लिया, नहीं 5वां पार्ट नहीं है। मोशन कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट कर लिया, मैक्सिमम हाइट कर लिया, रेंज कर लिया, है ना, 4 हो गए, ये 5वां है वेलोसिटी। देखिए मान लीजिए एट पॉइंट पी पे, एंड पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y। अब यहां पे डायग्राम थोड़ा आपको छोटा दिख रहा है, मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं। मान लीजिए आपका v कुछ ऐसा है, vy vx, ये आपका एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल कुछ भी ले सकते हो आप, डजंट मैटर। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे ट्रायंगल जैसा या पैरेललोग्राम जैसा बना लूं, तो अगर ये आपका vy है तो ये भी आपका vy कहलाएगा, ये आपका vx। ठीक है, इस जगह पे मान लीजिए इस v को मैं 2D में कर रहा हूं ना, तो इस v को आप लिख सकते हो, v वेक्टर को vx i कैप vy j कैप, है ना। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का यही तो तरीका होता है, v इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। आपको vx को अलग से निकालना पड़ेगा, vy को अलग से निकालना पड़ेगा। चलिए पहले vx को निकालते हैं। vx को निकालने के लिए मैं इक्वेशन का पहला जो इक्वेशन होता है मोशन का, v इज इक्वल टू u प्लस at, उसको यूज कर रहा हूं अलोंग x एक्सिस। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है, देखो ux की वैल्यू कितनी है, u cos अल्फा प्लस बीटा, ये ना, और ax की वैल्यू कितनी है, g साइन बीटा, डाल दो, और t, ये आपके vx की वैल्यू आ गई। ठीक है, और vy की वैल्यू कितनी है, uy प्लस ayt, बस वही है, v इज इक्वल टू u प्लस at, बस हर जगह पे y लगा दो। टाइम में मत लगा देना भाई, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता भाई, टाइम x और y में नहीं होता, टाइम टाइम होता है, उसमें कोई x y का कुछ चक्कर नहीं होता। तो uy को क्या लिख सकते हो, u साइन अल्फा प्लस बीटा, और ay की वैल्यू है आपका माइनस g कॉस बीटा t। ठीक है, ये आपका vy आ गया। अब इस vx की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, vy की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। अब अगर आपको इस v का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा किसी वेक्टर का, आई कैप जे कैप के कैप, सबके कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करके रूट ओवर करना होता है। आई कैप जे कैप, और अगर के कैप होता तो, अभी वैसे तो है नहीं 2 डायमेंशन में कर रहे हैं, उनके कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड करके रूट ओवर करना है। मतलब मुझे इस कंटेंट का स्क्वायर करना है, उस कंटेंट का स्क्वायर करना है, ऐड करना है, फिर रूट ओवर कर देना है। तो डाल दो इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, इसको अगर डायरेक्ट कर दूं, इस पूरी चीज को यहाँ पे डालोगे, उसका स्क्वायर करोगे, मतलब इस पूरे चीज का स्क्वायर करना है। तो पूरे चीज का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का पैटर्न आ जाएगा। एक बार में कर देते हैं ना, दिस का स्क्वायर, तो इसका a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब इसका भी स्क्वायर करना है, अब ये भी होल स्क्वायर में लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर के फैक्टर में, तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा टी स्क्वायर माइनस 2u साइन अल्फा प्लस बीटा जी कॉस बीटा टी। अब ये दोनों को ऐड करके ये पूरा रूट ओवर में है ना, इस पूरे चीज का स्क्वायर किया है, इस पूरे चीज का स्क्वायर किया, ऐड किया बीच में, फिर रूट ओवर। ओके, अब देखो इस वाले कंटेंट में से और इस वाले कंटेंट में से अगर आप यू स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में से कॉमन क्या आ रहा है, जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर बीटा, इधर से बचा कॉस स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा। और इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2u कॉमन आ रहा है, g कॉमन आ रहा है और t कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू कॉस बीटा। ठीक है, अब इसके ऊपर रूट ओवर है। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पता हो तो ये एक फॉर्मूला है, ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। देखो उसी फॉर्मूला में है ना, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, तो क्या बन जाएगा ये आपका यू स्क्वायर, मैं यहां लिख देता हूं, यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, आपने यहां पे लिखाया 2u/g/t, तो ये आपका आ जाएगा साइन ए माइनस बी। अब इस ब्रैकेट को खोल दो तो ये अंदर का प्लस माइनस हो जाएगा, बीटा बीटा कट जाएगा, तो सारा मिला के क्या आ गया, कट कुटा के माइनस अल्फा। हमें क्या पता है, सिर्फ कॉस और सेक ये ही दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसके अंदर अगर नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव गायब कर देता है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर अंदर नेगेटिव होता है उस नेगेटिव को वो बाहर उड़ेल देता है, बाहर निकाल देता है। तो आप इस माइनस को बाहर निकाल सकते हो, तो माइनस को बाहर निकाल दो, तो आप यहां पे लिख दो, तो ये आ गया आपके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g/t साइन अल्फा। अब आप इसको अगेन नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के टॉपिक के साथ मैच करा के देख लो। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के टॉपिक में v का वैल्यू आता था यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g/t साइन थीटा, कुछ ऐसे फॉर्मूला आता था। अब चेक करके देखो हमारा यहाँ पे जो अल्फा है वही थीटा की तरह काम कर रहा है, तो उस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं, एक जैसे ही तो आ गया। मतलब वेलोसिटी के फॉर्मूले में कुछ अंतर नहीं आया, मतलब मैं ग्राउंड के बेसिस में ऐसे प्रोजेक्टाइल करवाऊं एंगुलरली कि ऐसे इंक्लाइंड प्लेन से कराऊं, वेलोसिटी का फॉर्मूला वहां पे जो था यहाँ पे भी वैसा ही है, क्योंकि वहां पे जो थीटा कहलाता था वही तो यहाँ पे अल्फा है। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके अंदर एक छोटा सा चीज बच जाता है, वो है आपको डायरेक्शन निकालना है, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन बेटा कैसे पता चलता है, इस एंगल से थीटा से पता चलता है। चलिए इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, डायरेक्शन कैसे पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे पता चलता है, ये पता चलता है बेटा बीटा इस एंगल से। अब यहाँ पे मैंने एंगल का नाम किया थीटा, इस एंगल से। इस एंगल को कैसे निकालें, इस ट्रायंगल के अंदर आप tan लगा लो, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर विच इज वी वाई अपॉन बेस विच इज वी एक्स। अब इस वी वाई की जगह पे आप लिख लो, क्या नाम है, वी वाई की वैल्यू कितनी थी, u साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस जी कॉस बीटा टी, और अपॉन यू एक्स की वैल्यू कितनी थी, u कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस जी साइन बीटा। आपको क्या निकालना है बेटा, थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा आपका ये आ रहा है, तो थीटा क्या आएगा, tan को आप यहां भेज दो, tan इनवर्स। बाय नोइंग द एंगल
बाय नोइंग दिस एंगल आपको पता चल जाएगा कि किस मूवमेंट पे आपके वेलोसिटी का जो नेट वेलोसिटी है आपका, ये आपका नेट वेलोसिटी है ना, ये तो उसका कंपोनेंट है तो जो आपका नेट वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या है। अगर मान लो आपका एंगल 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये मतलब अभी फिलहाल तो ये मेरे लिए हॉरिजॉन्टल है ना, यही हॉरिजॉन्टल है फॉर द टाइम बिंग, है ना। तो अगर आपको 30 डिग्री करता है, आपको पता है 30 डिग्री कुछ ऐसा आएगा, 60 मतलब थोड़ा ज्यादा आएगा, 90 मतलब ऐसा आएगा, 120 मतलब ऐसा आएगा। तो बाय नोइंग दिस एंगल आपको पता चल जाएगा उसका ओरिएंटेशन किस दिशा में। ओके, तो ये आपका वेलोसिटी लास्ट टॉपिक था, लास्ट पैरामीटर था। हमने मोशन पढ़ लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ लिया, मैक्सिमम हाइट पढ़ लिया, रेंज का मैक्सिमम कंडीशन क्या होता है, और ये वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, आपको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, पढ़ाई करते रहिए, और कुछ भी डाउट्स है आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और हाँ, इस टॉपिक का जो दूसरा पार्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट को ऊपर से नहीं नीचे से थ्रो किया जाता है और ऊपर में पहुंचाया जाता है, वो आज के इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, आप उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी डाउट्स है आप कॉल कर सकते हैं। चलिए।